आज हम एक ऐसे सवाल की गहरी पड़ताल करेंगे जो दशकों तक एक आदमी का पीछा करता है। क्या फिर से अच्छा बनना मुमकिन है? क्या बचपन में की गई एक भयानक गलती, एक विश्वासघात, क्या उसे जिंदगी भर के कर्मों से धोया जा सकता है? और ये सवाल हम एक ऐसी कहानी के जरिए देखेंगे जो 1970 के दशक के काबुल से शुरू होती है और आधुनिक अमेरिका तक फैलती है। बिल्कुल। दोस्ती, धोखा, अपराध बोध। और प्रायश्चित की कहानी। लेकिन ये सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, इसके पीछे अफगानिस्तान का वो पूरा बदलता हुआ सामाजिक और राजनीतिक मंजर है। सही बात है। जाति तनाव, युद्ध, कट्टरता। हाँ, ये सब चीजें किरदारों की जिंदगी और उनके फैसलों पर बहुत गहरी छाप छोड़ती हैं। तो आज हम इसी कहानी की परतें खोलने वाले हैं और इसके लिए हमारे पास एक ऑडियो बुक की पूरी ट्रांसक्रिप्ट है जो हमें सीधे मुख्य पात्र आमिर की नजरों से सब कुछ दिखाती है। चलिए काबुल में आमिर के बचपन से शुरू करते हैं, जहां उसकी दुनिया हसन नाम के एक लड़के के इर्द गिर्द घूमती थी। बिल्कुल। तो कहानी के केंद्र में ये दो लड़के हैं, आमिर और हसन। आमिर एक अमीर सम्मानित पश्तून बाबा का बेटा है। एक आलीशान घर में रहता है। और उसी घर के पिछवाड़े में एक छोटी सी झोपड़ी में हसन अपने पिता अली के साथ रहता है। अली बाबा के नौकर हैं। लेकिन यहाँ सिर्फ अमीर और गरीब का फर्क तो नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये समझना बहुत जरूरी है। ये एक गहरी जातीय और धार्मिक खाई भी है। आमिर पश्तून है, जो अफगानिस्तान में प्रमुख और शक्तिशाली सुन्नी जातीय समूह है। और हसन? हसन हजारा है। वो शिया है और उन्हें मंगोल वंश का माना जाता है, और इसी वजह से उन्हें सदियों से बाहरी और निम्न दर्जे का समझकर सताया गया है। तो ये सिर्फ सामाजिक ऊंच नीच नहीं, बल्कि एक गहरी नस्लियत नफरत भी है। हाँ, जो कहानी के हर मोड़ पर दिखती है। इसके बावजूद बचपन में वो दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। साथ खेलना, शरारतें करना। आमिर जो पढ़ा लिखा है वो हसन को कहानियां सुनाता है, खासकर शाहनामा से। उनकी पसंदीदा कहानी है रुस्तम और सोहराब की। और वो कहानी जिसमें एक पिता अनजाने में अपने ही खोए हुए बेटे को मार देता है, वो एक बहुत बड़े संकेत की तरह है। सही कहा। ये कहानी पिता और पुत्र के जटिल रिश्ते को बिल्कुल केंद्र में रखती है। आमिर अपने पिता बाबा से बेपनाह प्यार करता है, लेकिन उसे हमेशा लगता है कि वो कभी उनका सम्मान नहीं जीत पाएगा। क्योंकि बाबा एक दमदार एथलीटिक इंसान है और उन्हें अपना बेटा, जो हर वक्त किताबों में खोया रहता है, थोड़ा कमजोर लगता है। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक बात मुझे हमेशा थोड़ी अजीब लगती है। बाबा आमिर से तो निराश हैं, पर हसन के लिए उनके दिल में एक अलग ही जगह है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प पॉइंट है। वो हसन के जन्मदिन पर महंगे तोहफे देते हैं, यहाँ तक कि उसके कटे हुए होंठ की सर्जरी के लिए दिल्ली से एक बड़ा सर्जन बुलवाते हैं। यहाँ चल क्या रहा है? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। बाबा का ये बर्ताव सिर्फ एक राज की तरफ इशारा नहीं करता, ये कहानी के सबसे बड़े थीम को सामने लाता है कि कैसे पिताओं के पाप बच्चों पर असर डालते हैं। अच्छा। आमिर जहां अपने अपराध बोझ से जूझने वाला है, वहीं बाबा भी अपने ही एक बहुत बड़े धोखे के बोझ तले दबे हुए हैं। उनका हसन के प्रति ये असाधारण स्नेह असल में उनके अपने अपराध बोध का ही एक प्रतिबिंब है। और ये बाद में कहानी का रुख पूरी तरह से बदल देता है। पूरी तरह से। और ये सब कुछ 1975 की सर्दियों में होने वाली पतंगबाजी प्रतियोगिता पर आकर टिक जाता है। हाँ, वो पतंगबाजी। ये सिर्फ एक खेल तो नहीं था, है ना? ऐसा लगता है जैसे वो पतंग आमिर की इज्जत, उसके पिता की मोहब्बत और बाद में उसके गुनाह सब कुछ बन जाती है। बिल्कुल। पतंग यहाँ एक बहुत शक्तिशाली प्रतीक है। जब वो उड़ती है तो वो आज़ादी और जीत का एहसास दिलाती है। आमिर के लिए उस टूर्नामेंट को जीतना बाबा का प्यार जीतने के बराबर था। और वो जीतता है। हाँ, वो जीतता है। जब वो आखिरी पतंग काटता है तो उसे छत पर बाबा दिखाई देते हैं, जो गर्व से चिल्ला रहे होते हैं। आमिर के लिए वो उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा पल था। और उस जीत के बाद हसन उस कटी हुई नीली पतंग को लाने दौड़ता है और चिल्लाता है, आपके लिए 1000 बार भी। आपके लिए 1000 बार भी। ये वाक्य ये हसन की अटूट वफादारी का प्रतीक बन जाता है। लेकिन यही वफादारी और वही नीली पतंग आमिर के सबसे बड़े पतन का कारण बन जाती है। हाँ, क्योंकि जब हसन वो पतंग लेकर लौट रहा होता है तो उसे आसिफ और उसके दोस्त एक गली में घेर लेते हैं। आसिफ वो क्रूर नस्लवादी लड़का जो हजारों से नफरत करता है। बिल्कुल। और आमिर छुपकर ये सब देख रहा होता है। वो देखता है कि आसिफ हसन के साथ भयानक यौन उत्पीड़न कर रहा है। और आमिर कुछ नहीं करता। कुछ नहीं। वो डर के मारे भाग जाता है। ये वो पल है जहां सब कुछ टूट जाता है। सिर्फ आमिर और हसन की दोस्ती नहीं, बल्कि आमिर का अपना जमीर भी। उस
एक पल की कायरता की गूंज वो पूरी कहानी में सुनाई देती है। ये क्षण आमिर के आत्मा पर एक ऐसा दाग छोड़ जाता है जिसके साथ वो जी नहीं पाता। हसन की मौजूदगी उसे हर पल उस गली की, अपनी कायरता की याद दिलाती है। और इस अपराध बोध से बचने के लिए वो एक और भी घिनौना काम करता है। हाँ, वो हसन को अपने रास्ते से हटाना चाहता है। वो अपनी नई घड़ी और कुछ पैसे हसन के बिस्तर के नीचे छिपा देता है और फिर बाबा से शिकायत करता है कि हसन ने चोरी की है। ये आमिर का सबसे निचला स्तर है। अपने दोस्त को बचाने में तो नाकाम रहा ही, अब उसे झूठे इल्जाम में फंसा रहा है। और यहाँ हसन की वफादारी का अंतिम और सबसे दिल तोड़ने वाला प्रमाण मिलता है। हाँ, जब बाबा उससे पूछते हैं तो हसन चोरी कबूल कर लेता है। वो जानता है कि आमिर ने उसे फंसाया है। जानता है, लेकिन वो अपने दोस्त को बचाने के लिए ये इल्जाम अपने सर ले लेता है। इसके बाद अली और हसन वो घर हमेशा के लिए छोड़ देते हैं। बाबा का दिल टूट जाता है, लेकिन आमिर को एक अजीब सी राहत महसूस होती है। एक ऐसी राहत जो जल्द ही जिंदगी भर के पछतावे में बदल जाती है। कुछ साल बाद सोवियत आक्रमण होता है, अफगानिस्तान में हालात बिगड़ जाते हैं और बाबा और आमिर को देश छोड़कर अमेरिका भागना पड़ता है। कैलिफोर्निया में जिंदगी बिल्कुल अलग है। काबुल के वो शक्तिशाली बाबा अब एक गैस स्टेशन पर काम करते हैं और आमिर के लिए अमेरिका अपनी यादों को दफनाने की एक जगह बन जाता है। वो पढ़ाई पूरी करता है, शादी करता है, एक लेखक बन जाता है। लेकिन अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता। मतलब वो बाहर से एक सफल जिंदगी जी रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर हसन के साथ किया गया विश्वासघात उसे खोखला कर रहा है। और फिर कई सालों बाद बाबा की कैंसर से मृत्यु हो जाती है और उसे पाकिस्तान से अपने पुराने पारिवारिक मित्र रहीम खान का फोन आता है। और रहीम खान वो शब्द कहते हैं जो कहानी की दिशा बदल देते हैं। फिर से अच्छा बनने का एक तरीका है। बिल्कुल, यह एक फोन कॉल नहीं बल्कि प्रायश्चित का बुलावा है। आमिर पाकिस्तान जाता है जहां उसे ऐसे सच पता चलते हैं जो उसकी दुनिया हिला देते हैं। हाँ बिल्कुल, उसे पता चलता है कि हसन और उसकी पत्नी को तालिबान ने मार दिया है और उनका एक बेटा है सोहराब, जो काबुल के एक अनाथालय में है। और फिर सबसे बड़ा रहस्य सामने आता है। रहीम खान बताते हैं कि हसन अली का बेटा नहीं था। वो बाबा का नाजायज बेटा था। हाँ, हसन आमिर का सौतेवा भाई था। ये तो सब कुछ बदल देता है। मतलब बाबा जो इतने उसूलों वाले इंसान थे, उन्होंने भी धोखा दिया। उन्होंने अपने सबसे अच्छे दोस्त अली को धोखा दिया और आमिर ने उसके बेटे हसन को। दोनों ने अपने सबसे वफादार साथी को धोखा दिया। आमिर को एहसास होता है कि वो सिर्फ अपने पिता का बेटा नहीं है, बल्कि उनके पापों का भी वारिस है। बिल्कुल, अब सोहराब को बचाने का मिशन सिर्फ एक दोस्त के बेटे को बचाने का नहीं, बल्कि अपने भाई के बेटे, अपने भतीजे को बचाने का मिशन बन जाता है। यह उसके लिए अपने और अपने पिता दोनों के पापों का प्रायश्चित करने का एक मौका है। सही। और इसके लिए उसे वापस उसी जगह जाना पड़ता है जिससे वो भागा था, तालिबान शासित काबुल। और वहां जाकर उसे पता चलता है कि सोहराब अनाथालय में नहीं है। उसे एक तालिबानी अधिकारी अपने साथ ले गया है। और वो तालिबानी अधिकारी कोई और नहीं बल्कि उनका पुराना दुश्मन आसिफ है। कहानी एक भयानक चक्र पूरा करती है। हाँ, आसिफ अब वही क्रूरता बड़े पैमाने पर कर रहा है और उसने सोहराब को अपना शिकार बनाया हुआ है। जब आमिर सोहराब को लेने जाता है तो आसिफ उसे पहचान लेता है और उसे बुरी तरह पीटता है। इस लड़ाई में एक अजीब सा न्याय है ना। सालों पहले जो सजा उसे हसन को न बचाने के लिए मिलनी चाहिए थी, वो उसे अब मिल रही है। वो उस पिटाई को स्वीकार करता है। हाँ, ये उसके प्रायश्चित का एक हिस्सा है। लेकिन इतिहास फिर खुद को दोहराता है, पर एक अलग अंत के साथ। जैसे ही आसिफ आमिर को लगभग मार ही डालने वाला होता है, सोहराब, एक रक्षक, वो आमिर की जान बचाता है और वे दोनों वहां से भाग निकलते हैं। आमिर सोहराब को अमेरिका ले जाना चाहता है, लेकिन ये सफर भी आसान नहीं है। गोद लेने की प्रक्रिया बहुत मुश्किल है और एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सोहराब को वापस अनाथालय भेजना पड़ेगा। यह डर सोहराब बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो आत्महत्या करने की कोशिश करता है। वो बच तो जाता है, लेकिन पूरी तरह खामोश हो जाता है। वो महीनों तक एक शब्द नहीं बोलता। आमिर उसे अमेरिका ले आता है, लेकिन उनके बीच एक गहरी चुप्पी की दीवार है। आमिर को लगता है कि वो शायद फिर से नाकाम हो गया है। उसने सोहराब के शरीर को तो बचा लिया, लेकिन उसकी आत्मा को नहीं बचा पाया। और कहानी का अंत अमेरिका के एक पार्क में होता है, जो मुझे हमेशा बहुत शक्तिशाली लगता है। बहुत ज्यादा। वहां कुछ लोग पतंग उड़ा रहे होते हैं। आमिर एक पतंग खरीदता है और सोहराब के साथ उसे उड़ाने लगता है। वो उसे पतंगबाजी के कुछ गुर दिखाता है जो हसन ने उसे सिखाए थे। और जब आमिर एक दूसरी पतंग को काटता है तो महीनों बाद उसे सोहराब के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान दिखाई देती है। एक छोटी सी, लगभग न दिखने वाली मुस्कान।
लेकिन वो एक उम्मीद की किरण है। ये कोई पूर्ण समाधान नहीं है, पर ये उपचार की एक नाजुक शुरुआत का संकेत है। और फिर आमिर उस कटी हुई पतंग के पीछे दौड़ता है, ठीक वैसे ही जैसे हसन दौड़ा करता था। और दौड़ते हुए वो सोहराब से वही शब्द कहता है जो सालों पहले हसन ने उससे कहे थे, आपके लिए 1000 बार भी। बिल्कुल, आपके लिए 1000 बार भी। इस एक वाक्य में वो हसन के प्रति अपनी वफादारी को स्वीकार करता है और सोहराब से एक नया रिश्ता शुरू करने का वादा करता है। अंत में कहानी ये नहीं कहती कि आमिर अच्छा बन गया है, बल्कि ये दिखाती है कि अच्छा बनने का मतलब क्या है। ये कोई अंतिम मंजिल नहीं है, ये एक निरंतर सफर है। ये हर दिन सही काम करने की कोशिश करना है। हाँ, भले ही अतीत के दाग कभी पूरी तरह से न मिटे, ये प्रायश्चित करने का जो कार्य है वो मायने रखता है। तो कहानी हमें एक शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या सच्चा प्रायश्चित कभी पूरी तरह से संभव है, या क्या सिर्फ उसे हासिल करने की कोशिश करते रहना ही काफी है? फिर से अच्छा बनना क्या एक पल में होता है, या ये जिंदगी भर चलने वाली एक प्रक्रिया है? ये एक ऐसा विचार है जिस पर चिंतन किया जा सकता है।